बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए एपिसोड और एक नए मेहमान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल हुसैन। नाज़रीन, सबसे पहले तो तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से एन न्यूज़ HD की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम व्यूवर्स और तमाम मुसलमान बेहतरीन तरीके से अपना रमज़ान इंजॉय करें। और मैं दुआ गो हूँ कि पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं रमज़ान उनके लिए खैर व आफ़ियत का महीना साबित हो। नाज़रीन, रमज़ान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी डाइट है। हमने अफ्तारी में क्या खाना है, हमने सहरी में क्या खाना है और किन चीज़ों से हम अपनी मोटापे को, अपनी बॉडी को स्मूथ लेके चल सकते हैं। तो इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जो कि एक क्लिनिकल डाइटिशियन है और हमें ये सिखाएंगी इस प्रोग्राम में कि हमने किस तरीके से किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, ओबेसिटी पे कैसे कंट्रोल करना है, होती क्या है और मोटापे के क्या हमारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस हवाले से हमने आज अपने प्रोग्राम में क्लिनिकल डाइटिशियन रिजा हाशमी साहिबा को मदऊ किया। कैसी हैं आप? वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। जी। किस तरीके से आपने अपनी स्कूलिंग की, देन कॉलेज लाइफ और देन किस मौके पे आपको पता चला कि यार मैंने इस फील्ड में जाना है और ये एक इमर्जिंग फील्ड है या जो भी है वो भी हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे आगे चल के। तो इस हवाले से सबसे पहले बताइएगा। सबसे पहले मेरी स्कूलिंग जो है वो हकानिया स्कूल सिस्टम मखदूम रशीद से है। उस टाइम आई गॉट 1012 मार्क्स इन दैट सीन। तो उसके बाद मेरी FSC किप्स कॉलेज से। एंड जैसे हमारी यूथ का होता है माइंडसेट कि हमने MCAT करके MBBS की तरफ जाना है, तो कुछ मेरा भी वही क्रेज़ था, वही स्ट्रगलिंग फेज था, उसमें चल रहा था। तो उस टाइम पे 84% एग्रीगेट बना, तो उस टाइम नहीं हो सका। फिर पता चला था कि निश्तर में डिग्री हो रही है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के नाम से। तो सोचा कि चलें, रिलेटेड टू मेडिकल है तो इसमें हम एडमिशन ले लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। उस टाइम पे एज सच माइंड में कोई नहीं था कोई चीज़ कि इसको किस तरह से लेके चलना है। थोड़ा ये था कि हमारा जो अब ट्रेंड है वो डाइट की तरफ जा रहा है, मेडिकेशन से डाइट की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास वेस्ट से आ रही हैं और हम वेस्ट को फॉलो करते हैं। तो ले लिया एडमिशन। ये जो है कोलैबोरेटेड प्रोग्राम था मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी का निश्तर के साथ, लेकिन जो टॉप 35 स्टूडेंट्स वो निश्तर में आते हैं। तो उस तरह से फिर लेके चले हम। उसके बाद कुछ होती हैं प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो भी फेस करनी पड़ती हैं एज अ स्टूडेंट, और VC साहब वगैरह और बाकी सबसे भी मतलब इस तरह से थी चीज़ें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह से चीज़ें अच्छी तरीके से गई। और जब डिग्री एंड हुई तो देखें, अपॉर्चुनिटीज़ खुद ढूंढनी पड़ती हैं, बिल्कुल क्रिएट करनी पड़ती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे नहीं आती। तो इस तरह से है कि हमें लिंक्स बनाने पड़ेंगे डॉक्टर्स के साथ और सारा मेडिकल स्टाफ के साथ, कि आप आगे जाके क्लिनिकल साइड पे अगर काम करना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर्स के साथ जाके लिंक होना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई और इस तरह से अब आके 2024 में ये एंड हुई है। और नाउ आई एम वर्किंग एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड अ लेक्चरर एट हार्ट्स इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ऑफ साइंसेज एंड एजाज हॉस्पिटल शमशाबाद कॉलेज। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि कौन सा फेज लाइफ का सबसे ज्यादा एंजॉय किया आपने? एजुकेशन अगर करियर की बात करें, स्कूल, कॉलेज और देन यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स। देखें, जब हम मैट्रिक और FSC के स्टूडेंट्स होते हैं तब तो हम डिटरमिन्ड होते हैं कि हमने जी इसी साइड पे जी मेरिट बनाना है। तो मैट्रिक और आपके मार्क्स बता रहे हैं कि आपको किताबों के अलावा जी मैट्रिक में मेरा था कुछ एक एंजॉयबल फेज था। उसके बाद FSC बिल्कुल रफ गई है मेरी, कोई पार्टीज कोई कुछ मैंने अटेंड नहीं किया कभी। उसके बाद जब निश्तर में आया तो फिर बस फुल एंजॉय था। जी फुल। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में जाने तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो यूनिवर्सिटी लाइफ है वो सबसे ज्यादा जी, वो सबसे ज्यादा अच्छी। और फ्रेंड्स मैटर करते हैं, फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे थे। तो बस उस हिसाब से क्या मतलब हैं, अब भी हैं। और वाकई मैं एक बात आपको यूथ को बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी फेज में एंटर हो रहे हैं तो एक फैमिली बना के आप बाहर निकले। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे ये बात की थी कि अगर आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और आप फेलोज ऐसे बना रहे हैं कि वो कल को आपकी फैमिली है, तो उससे बड़ी चीज़ आपने कोई गेन ही नहीं की अपनी लाइफ में। तो ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो आपकी फैमिली हो आगे जाके। ये जो आपका फेज है वो मेरे फेज से तकरीबन मिलता जुलता ही है कि मैंने भी यूनिवर्सिटी लाइफ सबसे ज्यादा एंजॉय की है। और वहाँ के जो फ्रेंड्स हैं ऑल द स्कूल कॉलेज वो भी अभी तक चल रहे हैं। लेकिन ये है कि जो यूनिवर्सिटी लाइफ के जो आपके फेलोज होते हैं वो जाहिर है प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा आपकी एंगेजमेंट उनके साथ रहती है, क्योंकि सेम आपका जो प्रोफेशन सिनेरियो सबके सेम चल रहे होते हैं, हालात सेम होते हैं, वो उनसे ज्यादा रहता है। बहरहाल, अच्छा मेन आएंगे हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। जी रमजान चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। हर बंदे की जो तवज्जो है इंक्लूडिंग मी, ठीक है जी। मैंने भी आज पहले रोजे वाले दिन अपना वेट किया है मशीन के ऊपर कि इतना वेट है, 30 दिन बाद मैं कितना वेट लॉस कर चुका हूँगा। और जितने भी जो हेल्थ कॉन्शियस थोड़े से भी लोग हैं उनकी तमाम तर नजरें इस चीज पे होती हैं कि यार ये महीना है, हमने इसको फुली तौर पे यूटिलाइज करना है, क्योंकि दिन में आप कुछ नहीं खाना, ना आप कहीं जाएंगे वहां भी जाहिर है आप कुछ नहीं खा पाएंगे, रोजा होता है। तो इस
इसको हम किस तरीके से बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी जो एक ऐसी बीमारियां जैसे ओबेसिटी की हम बात करें, बहुत कम लोग हैं इस पे बात करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस पे बात हो रही है, इस टॉपिक पे बात हो रही है। और जैसे अभी आप डॉक्टर्स की बता रही थी, डॉक्टर्स से के जो एमबीबीएस नॉर्मल डॉक्टर होते हैं जो हमें 2-4 एंटीबायोटिक्स और एंटी एलर्जिक और इस तरह की 4-5 गोलियां लिख देते हैं, उससे पहले अगर हम एक क्लिनिकल डाइटिशियन से हम अपना कंसल्टेशन करें और अपनी डाइट को ही प्रॉपर रखें, तो आई गेस हमें उस नेक्स्ट स्टेप पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो सबसे पहले तो हम ओबेसिटी पे बात करेंगे, हमारी ऑडियंस को बताइएगा क्या है और इसके इंट्रोडक्शन दें जरा। सबसे पहली बात यह है कि हमारी आवाम को कहा जाता है कि आपको जो चीज़ मिल रही है आप उस पर रिलाई करें और उसको खाएं, मतलब कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। हमारे सामने टेबल पे खाना आ गया तो हमने उसे नहीं छोड़ना, चाहे उसमें फैट्स कितने हैं, कार्ब्स कितने हैं, हमने वो काउंट नहीं करना, हम वो मैटर नहीं करते, मतलब नो हाउ भी नहीं है हमारे इन्वायरमेंट में। तो ओबेसिटी जो है वो एक मेडिकल कंडीशन है और मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ फिर आगे जाके होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट्स होते हैं जो क्या कहते हैं उसे लिवर डिजीज़ होती हैं, ये किडनी डिजीज़ होती हैं, ये सारा हमारा रिलाई कर रहा होता है। हमारे इन्वायरमेंट में कहा जाता है कि पेट, ठीक है, पेट जो है वो हमारी 1000 बीमारियों का जड़ है। मैदा जिसे कहते हैं, नॉर्मली मैदा जब डिस्टर्ब होगा तो हर चीज डिस्टर्ब होगी। और इसमें ओबेसिटी में ये है कि आपकी फैट जो है आपकी बॉडी के अराउंड, आपके जैसे बेली फैट है, थाइस फैट है या मसल फैट है, वो आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, इसको हम ओबेसिटी कहते हैं। और ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस फिर हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर एक शख्स है मेरी तरह का जो इस फील्ड से, देखें आप तो टेक्निकल ज़ाहिर क्लिनिकल उसको उसकी वर्डिंग भी बोलेंगे आप सारा, लेकिन एक मेरे जैसा एक जो नॉन टेक्निकल या नॉन मेडिकल का आदमी है, तो वो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करे कि यार हाँ मेरे ओबेसिटी की जो लेवल है वो इतना इंक्रीज कर गया या नीचे है? जी, इसके दो मार्कर्स होते हैं बेसिकली। एक होता है बॉडी मास इंडेक्स, उसको कहते हैं बीएमआई शॉर्ट फॉर्म में। बिल्कुल। उसका ये होता है कि आपने आपके जो बॉडी का वेट है, करंट वेट, आप उस टाइम वेट करेंगे, जो आपका करंट वेट है उसको आप डिवाइड करेंगे आपकी हाइट जो है मीटर्स में, जो उसका स्क्वायर होगा, उससे आप जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, बेसिकली ये होता है कि 18.5 से 24.5 अगर आ गई है उसकी वैल्यू, तो वो आपकी है नॉर्मल वैल्यू। बट इफ इट एक्सीड्स 25 टू 29.5 तो ये हमारा ओवरवेट हो जाता है। अच्छा देखें, ओवरवेट और ओबेसिटी में भी डिफरेंस है। ओवरवेट ये होता है कि चलें आप थोड़ा बहुत डाइट वगैरह कॉन्शियस हो जाएंगे तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब आप लेवल पहुंच गए ओबेसिटी पे, लाइक आपकी बॉडी मास इंडेक्स आ गया अबव 30 टू 34.5, तो ये आपका ओबेसिटी का लेवल है। इस पे आपको जाके आपको सोचने की ज़रूरत है कि हमने कहाँ पे अपनी चीज़ें लैग की थी, उनको कहाँ पे हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो ये है हमारा पहला मार्कर। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मार्कर होता है वो इजी है, क्योंकि एथलीट्स के लिए ये बीएमआई वाला फार्मूला नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि आप ये देखें कि एथलीट्स का मस्कुलर मैस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और उनका अगर बीएमआई आएगा तो वो आएगा नॉर्मली, मतलब ओबेसिटी के लेवल तक आ सकता है। तो उसके लिए ये होता है कि आप वेस्ट सर्कमफेरेंस होता है कि आप जो हमारी मेजरिंग टेप्स होती हैं घर में, जिनको हम आम जुबान में इंची टेप वगैरह कहते हैं, उसके साथ जब आप अपना वेस्ट का सर्कमफेरेंस चेक करेंगे, अगर वो 40 से ज़्यादा आ जाए, 40 इंचेस से ज़्यादा मेल्स का, तो वो मार्कर है कि आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। और फीमेल्स का अगर वो 35 से ज़्यादा आ जाए और 35, तो फीमेल्स में ओबेसिटी है वो। तो कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे। ओबेसिटी हो गई, कैलकुलेट हो गई कि जी ये ठीक है जी, अब हम इस तरफ चले गए, अब इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? क्योंकि हमारी जो आवाम है ना, वो जब तक उनको डराया ना जाए ना, टू बी ऑनेस्ट, तो वो हम इंसान के बच्चे नहीं बनते, हम वो डंडा पी रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। देखिए, हमारा जो बॉडी का बैलेंस है वो डिपेंड कर रहा होता है कि हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और हमारी बॉडी कितनी कैलोरीज उनको यूटिलाइज कर रही है। लाइक हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज में वो कितनी कैलोरीज कंज्यूम हो रही हैं। अब हमारे यहाँ जो रिवाज है, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हमारे पास प्लेट भरी हुई है, हमने उसमें वो सारी चीज़ें उसमें खानी भी हैं। चावल की प्लेट है, आप लोगों की देखें उस पर वो सलाद, रायता, कितने कितने, बल्कि चावल की सालन भी डाल देते हैं, जी सालन भी डाल देते हैं। वो ये नहीं देखते कि उस सालन में फैट कितना है, ऑयल कितना है, घी कितना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैटर कर रही होती हैं। जब वो आपकी बॉडी में वो कैलोरीज कंज्यूम होती हैं, जब आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, तो वो ये होगा कि आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत होगी वो तो उसने कंज्यूम कर ली, बाकी जो कैलोरीज हैं वो कहाँ जाएंगी? वो एज अ फैट आपकी बॉडी में स्टोर होंगी। फिर वो जहाँ जहाँ स्टोर होंगी वहाँ आपकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। आपके हार्ट के पास अगर वो स्टोर हो गई तो आपको हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। किडनी के पास स्टोर हो गई तो किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। गाल स्टोन्स हो जाते हैं, किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। इसके अलावा आपके पास जो डायबिटीज़ है, सबसे बड़ा मार्कर डायबिटीज़ का ओबेसिटी है।
डायबिटीज़ की तरफ हमारे पेशेंट्स जा ही ओबेसिटी की तरफ रहे होते हैं, क्योंकि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। फैट सेल्स इंसुलिन को उसका काम नहीं करने देते, ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स को डाउन नहीं करने देते, क्योंकि वो हिंड्रेंस बन जाती है। जो हमारे फैट सेल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इतने बड़े वो बन जाते हैं कि हमारी इंसुलिन को जगह ही नहीं मिलती कि वो हमारे ग्लूकोज तक पहुंचे और उसके लेवल्स को डाउन करे। तो ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। और नॉर्मल जो हमारी डेली लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें ये होता है कि हमें रेस्टलेसनेस, बेचैनी हमें फील हो रही होती है, हमें सुकून नहीं आ रहा होता। दूसरा ये कि हमारी नींद नहीं पूरी हो रही होती, हमें हमें सोते हुए सांस के मसले होते हैं। तो ये सारे हमारी जनरल अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस ये बात बिल्कुल आपने ठीक की कि जी आपको चलते हुए जी मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर जी करूं, 6-7 महीने पहले जी मेरा भी पेट तकरीबन, अब मैंने उसको थोड़ा सा जी जी कम करने की भरपूर कोशिश जी की है और उसमें कई हद तक मैं कामयाब भी हूँ, जी जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट। जी कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई जिम नहीं की, हम्म, सिर्फ डाइट को कंट्रोल करके मैंने भी अपना जी तकरीबन, अब जी मुझे ऐसे तमाम है। अपनी, मैं हाँ बेगम जी। को कह रहा था मेरी तमाम पैंट्स निकालो, अब इनको मैं तो थोड़ा जी सा ना कम करवाता जी हूँ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी डाइट को कंट्रोल कर लें। जी और अगर बात करें, जैसे अभी मैंने मोटापा कम जी किया, जी जी ठीक है ना, जी जितना बिल्कुल। जो पेट पे था हम्म, एक्स्ट्रा फैट मैंने जी रिमूव कर किया, तो किस तरीके से एक बंदा है जिसको ओबेसिटी जी हो गई, जी अब उसने अपना वेट लॉस करना है, जी ठीक है, हम्म, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ठीक है जी, आप वीडियोस जी जी देख जी ली, और मकसद भी आपको आज शो जी में जी इनवाइट करने का यही जी था कि यार हम लोग जो हमारी ऑडियंस है उनको जी हम ये पैगाम दे जी सकें, और ये महीना एक आइडियल जी महीना है जिसके थ्रू हम अपना जी इस लेवल को कम कर जी सकते जी हैं। अब ओबेसिटी का शिकार है, उसने वेट लॉस करना है, जी जैसे आप बता रही हैं इंसुलिन जी इफेक्ट नहीं जी करेगी, जी दूसरी दवाइयां इफेक्ट हाँ नहीं जी। करेंगी, तो इस सूरत में वो कौन से ऐसे मेजर्स लें हम्म। जिससे वो वेट इजीली लॉस कर सकते हैं? इसमें देखिए ये है कि आपको सबसे पहले अपना ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। अगर आपको कैलोरीज काउंट करना नहीं आता तो कंसल्ट करें अपने डाइटिशियन से। उसके यस। अलावा अगर आप डाइटिशियन के पास नहीं भी जाना चाहते, आप घर पे रह के अपने देसी तरीकों से करना चाहते हैं, तो आपके पास एक प्लेट मेथड होता है। आप ऐसा करें, आपकी जो प्लेट है नॉर्मल, जिस प्लेट में आप खाना लेते हैं, उस प्लेट के आप पोर्शंस कर लें। उसमें आपने एक पोर्शन अगर रोटी या चावल है तो उसमें आपने एक पोर्शन चावल का ले लेना है, एक पोर्शन सलाद का लेने एक पोर्शन जो है आपने प्रोटीन लाइक चिकन पीस के कोई 2 बोटियां हैं वो ले लेनी है, और चौथा पोर्शन जो है उसमें आपने योगर्ट वगैरह, दही वगैरह ले लेनी है। ठीक है, ये आपकी एक बैलेंस मील प्लेट हो जाएगी। इसमें आप चावलों की जगह रोटी, ब्रेड कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए आप अंडा और फिश वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सलाद और रायता जो है वो आप कोशिश करें कि मस्ट, दोपहर के खाने में तो मस्ट है, और रात के खाने में भी आप कोशिश करें कि ये चीज़ें ऐड करें। ये क्या, एक मील प्लेट आपकी बैलेंस मील प्लेट हो जाएगी। और बाकी जो है आप कोशिश करें कि डेली 30 मिनट्स की वॉक करें। अगर आप एक टाइम पे नहीं कर सकते तो आप इस तरह से करें कि उसको डिवाइड कर लें टाइमिंग को, 15 मिनट्स पहले और 15 मिनट्स सुबह, 15 मिनट्स शाम में कर लें। और जैसे अब ये है कि हमारा रमज़ान शरीफ चल रहा है, लोगों का लाइफस्टाइल मज़ीद सेडेंट्री हो जाता है, बैठ जाते हैं, सोए रहते हैं पूरा पूरा दिन, नई कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते। तो जाहिर सी बात है आपका जो एक्टिविटी लेवल है वो रिड्यूस हो रहा है। कैलोरीज आपने सुबह से जो आप उंडेल लेते हैं, जग पानी के, शरबतों के ग्लासेस हो, फिर सो और जाते हैं पराठे आप ले लेते हैं जो उसमें इतना सारा तेल लगा के, तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। इसमें बेसिकली यही है कि जनरल रिकमेंडेशंस अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि आप अपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल से निकलें, वॉक की तरफ जाएं और मील प्लेट्स की तरफ जाएं, कंसल्ट करें अपने डाइटिशियन को, तब जाके आप ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी। तो इस तरह से ये जनरल अच्छा, रिकमेंडेशन। यहाँ जो आपकी बातों से एक दो चीज़ें बड़ी, जो मेन जी पॉइंट्स जो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए हमें। हम जी लोग नॉर्मली, हमारी जी क्या जी रूटीन है, टू बी ऑनेस्ट, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार के जी जब हमें वो बीमारी जी हो जाती है जी हम टेस्ट करवा लेते हैं, हाँ जी। एंटीबायोटिक्स 2-2 हज़ार रुपए की, एंटी हम्म, एलर्जिक और पता नहीं कौन कौन सी बिल्कुल। गोलियां, एंड में जी हमें जो पेन किलर्स हैं जी हैवी किस्म के, वो जी हमें खाने पड़ते हैं। जी तो उससे बेहतर नहीं है कि आप पहले ही एक किसी भी अपने डाइटिशियन से जी कंसल्ट कर लें और उस हम्म, चीज को पहले ही हम ओवरकम कर हाँ लें। जी ऐसे एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जिसपे एज अ नेशन हम्म, और हमें इस चीज पे तवज्जो देनी होगी, जी और अपने जो क्लिनिकल डाइटिशियन है उससे हमें कंसल्ट करना जी चाहिए। और दूसरी, वॉक की बात की। जी अच्छा, जैसे रमजान है, जी नॉर्मली जो देखा गया है वो हम लोग क्या करते हैं कि सुबह सहरी की जी और सो गए, जबकि हम्म, इस्लाम ने हमें बड़ा एक जबरदस्त किस्म का एक मैकेनिज्म जी दिया है कि आप वॉक करते हुए मस्जिद जाएं, हाँ जी ठीक है, आपकी 10 से 15 मिनट की जी वो वॉक है, जी जी फिर जी जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो जी आपकी एक नेचुरल एक्सरसाइज हो रही है, हम्म, फिर वापस है। इसी तरह जब आप अफ्तारी करते हैं, जी और आजकल तो मौसम भी बड़ा जी जबरदस्त है, बिल्कुल आपको बिल्कुल वो तमाम चीजें, हाँ इतना वो जी पानी और जी जग जी के जी शरबत पीने जी की भी जरूरत नहीं जी पड़ रही, बिल्कुल तो आप उसके बाद आप
बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, जी आप इशा पढ़ें, घंटे का जी ब्रेक है, आप जी तरावियां पढ़ें, हाँ तो जी उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको मजीद किसी, जी अगर इस नेचुरल प्रोसेस को भी हम फॉलो हाँ कर जी लें तो हम अब जी। बहुत सी बीमारियों से बेसिकली अगर बच हम बच सकते हैं। इस्लाम को फॉलो करें तो हम बहुत सी चीज़ों से बच लेकिन सकते हैं, इस्लाम भी हमें सिंपल सी जो है चीज़ ना है वो जी। इसी और मैकेनिज्म की और तरफ लेके आ इस्लाम रहा को है। फॉलो करना हमारे लिए मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि मुश्किल अब हमने खुद किया हुआ और गोरे है अब जब हमारी जी बातों पे अमल जी करके वही चीजें जी बता बिल्कुल रहे हैं जो हाँ कि जी हमें ऑलरेडी जी बताई गई हैं। जी नाज़रीन, यहाँ हम लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और अपने आज के मेहमान से इसी तरह इंटरेस्टिंग सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। अच्छा मिस रिजा, जी हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम कुछ अपने गेस्ट के हवाले से जी लाइट क्वेश्चंस करते हैं। तो फ्री टाइम में क्या जी करना पसंद करती हैं? आपको मूवी देखती हैं, लॉन्ग जी ड्राइव पे जाना पसंद करती हैं, या जी दोस्तों के साथ टाइम जी स्पेंड जी करना पसंद करती मेरा बेसिकली फ्री टाइम ये होता है कि मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स। हैं? एक मी टाइम भी होता जी है वैसे आजकल, जी मैं सुन रहा जी हूँ जी टिकटॉक पे कि मी टाइम है सिर्फ। जी मी टाइम। उसमें ये है कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरा उनके साथ बात करना, मतलब मैं पूरे दिन की अगर मेरी कोई परेशानी है या कोई भी प्रॉब्लम्स है मैं उनसे डिस्कस करती हूँ मी टाइम में, तो मुझे उसका सोल्यूशन देती हैं, दे मोटिवेट मी, तो मुझे वो बहुत अच्छा टाइम लगता है। उसके अलावा जो है मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करती हूँ अच्छा, फ्री टाइम में। जबरदस्त। आई एम अ गुड प्लेयर ऑफ बैडमिंटन, क्रिकेट भी मैं खेल लेती हूँ। एंड कुकिंग मुझे पसंद नहीं है खाना बेसिकली। पसंद है? बेशक प्रोफेशन मेरा यही है, लेकिन मुझे खाना बहुत पसंद है। तो क्या खाना खाना पसंद है? मुझे चाइनीज जो है उसमें कोई भी अच्छा, मुझे मतलब वो देखे ना, आइटम जी आप क्लिनिकल डाइटिशियन जी हैं तो फिर वो तो आप हल्के फुल्के जी खाने पे वो गए हैं। लाइट लाइट खाना है कोई उसमें। मटन कढ़ाइयाँ, कोई चिकन कढ़ाई, नहीं, कोई मैं बड़ा गोश्त कम ही खाती हूँ वो कम चीज़। खाते हैं? जी बिल्कुल वो कम आपकी करती सेहत भी थोड़ी सी हूँ। है जी इस जी तरह जी की। वो थोड़ा सा हमें फिर पढ़ के वो चीज़ें हमें जब पता चलती हैं, जब हम उस साइड पे आते हैं, तो जाहिर सी बात है पेशेंट्स को बताने से पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जो आप खुद पे इम्प्लीमेंट करें फिर आपकी बात आगे असर रखे। वही ना, अगर बंदे जी का अपना जो क्लिनिकल जी डाइटिशियन है उसका ही पेट निकला है, वो जी भी बिल्कुल माशाल्लाह हाँ जी तगड़ी शगड़ी हो, तो फिर आगे जी उसने कहना बिल्कुल ऐसी है। अपने ऊपर तो अमल करे ना। तो जी ये जी बिल्कुल बिल्कुल वैलिड जी पॉइंट है आपका कि इस जी चीज को आपको जी मद्देनजर रखना चाहिए और बिल्कुल माशाल्लाह आपने जी अच्छा मेंटेन किया जी हुआ है। अच्छा, कोई एक ऐसा शेर, कोई एक जी ऐसी कोटेशन जो आपको डिफाइन करे, या कोई आप मैसेज देना चाह रही हैं उसके थ्रू? जी मेरे पास जो एक सबसे मुश्किल टाइम था, जो फेज़ था टफ, वो था मेरा एमकेट के बाद। जब एमबीबीएस में स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होता तो बहुत टफ फेज़ होता है। तो उस टाइम पे जो शेर था एक फैज़ अहमद फैज़ का, जो काफ़ी हेल्पफुल मेरे लिए साबित हुआ था, वो ये था कि दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम पर मगर शाम शाम ही ही तो है। तो है। मतलब शाम तो फिर चली जाती है, फिर सवेरा आता है, फिर सुबह आती है, नई सुबह आती है, फिर नई उम्मीद मिलती है। जबरदस्त तो ये जबरदस्त। इस तरह से। अच्छा मैडम, बात हो रही थी जी रमज़ान के हवाले से। जी अच्छा, अभी हमने डायबिटीज़ की बात जी की, तो इसी तरह एक बड़ी जो कॉमन बीमारी है जी हमारे यहाँ वो है ब्लड प्रेशर। जी तो जो ओबेसिटी के मरीज होते हैं जी उनका ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर भी हाई जी रहता है, तो उसको किस तरीके से वो जी ओवरकम कर सकते हैं? जी और हाइपरटेंशन एक बड़ा जी टेक्निकल वर्ड हाइपरटेंशन बोला जाता है, तो सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को बताएं कि हाइपरटेंशन क्या है, जी और हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं वो हम्म, किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते जी हैं? बेसिकली हाइपरटेंशन जो है वो है तो हाई ब्लड प्रेशर। जब आपका ब्लड प्रेशर 140 से 90 के बीच आना शुरू हो जाए, मोर देन 140 ऊपर वाला और 90 नीचे वाला, जब वो आए तो वो इंडिकेटर है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की तरफ आप जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ये होता है, सबसे पहले जो हमारी आवाम है उसको उसका सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है। सॉल्ट बहुत ज़्यादा, अगर नमक कम है खाने में तो हम अलग से डब्बा मंगवाते हैं कि जी नहीं हमें नमक चाहिए, हमने नमक डालना है, उंडेलना है, फिर हमने उसको खाना है। तो वो चीज़ हमारी डायरेक्टली जाके हमारी ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट कर रही होती है और फौरन। चीनी भी इसी तरह जी है, चीनी भी चीनी भी इसी इसी से, तरीके चीनी से। भी ऐसी है, चाय में जी कम है, कॉफ़ी में कम है, तो हमने ऊपर से और डाल के वो पीनी है। बिल्कुल ऐसे। और जो मेरे जैसे हैं जो लाइट चीनी पीना पसंद करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम्हारा तो कोई टेस्ट ही नहीं है। तो इस तरह से है कि इन पेशेंट्स का इनको ये करना चाहिए कि सॉल्ट इंटेक जो है वो बिल्कुल इनको कम कर देना चाहिए, इस तरह से कि हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कि लेस देन 2300 मिलीग्राम, मतलब वो ऐसे कह लें कि एक पिंच ऑफ सॉल्ट होता है। तो राइट। इतना सा उनको यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पहले सबसे पहले हमारी हेल्थ है। अगर बिल्कुल। हमारे पास हेल्थ नहीं है तो हम किसी भी चीज में परफॉर्म नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। बेशक जैसे पेरेंट्स हैं, ज्यादा ये बड़े लोगों की बीमारी है ओल्ड एज की, जी। तो उनके बच्चे होते हैं, उनको टाइम वो नहीं दे पाते, ब्लड प्रेशर की वजह से उनका पारा हमेशा हाई रहता है, बेचारे बच्चों पे वो गुस्सा निकलता है। तो ये सारी चीजें इस तरह से होती हैं। तो इनको चाहिए कि एक तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका एक अहम रोल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ज़्यादा हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह हैं।
उनको कम अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। जैसे हमारे पास अगर वाइट रोटी है, उसकी जगह हम अगर ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर लें, और अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल में हम ब्राउन चावल ले लें। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारी बॉडी को और हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रही होती हैं। उसके अलावा हमारे पास ये है कि ये पेशेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं घी। जी घी इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जाके घी एक सॉलिड चीज़ है। रूम टेम्परेचर पे वो आपको पता है जब हम घी रखते हैं वो सॉलिड हो जाता है। तो वैसे ही वो जब हमारी बॉडी में जाता है वहाँ पे भी वो क्लॉग हो जाता है, उसके वो आर्टरीज को क्लॉग कर देता है। तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो जाहिर सी बात है वो फिर हाई होना शुरू हो जाता है। इसका एक नुकसान ये भी होता है कि आप हार्ट अटैक की तरफ भी जा सकते हैं। तो इनको चाहिए कि घी की बजाय अगर इस्तेमाल करना ही है तो ऑयल यूज़ करें, और ऑयल भी कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल यूज़ करें और खाने कम में। से कम यूज जी, करें। और कम से कम यूज़ करें। और अगर उनके सालन में कोई तरी वगैरह जैसे हम कहते हैं आ भी गई है, तो उसको वो अलग से प्लेट लें, उसको वो तरी निकालें, और उसकी जो कड़ी होती है हमारे पास वो उसका इस्तेमाल करें खाने में। नमक बिल्कुल इस्तेमाल कम कर दें और ऑलिव ऑयल की तरफ चले जाएं, और वॉक की तरफ जाएं। वॉक, हर बीमारी का इलाज वॉक में है, क्योंकि हमारी हर चीज़ हमारी डाइट से कंट्रोल हो रही होती है। जब हमारी डाइट, हम कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और वो नहीं हम उसको आगे एक्सरसाइज के थ्रू लूज कर रहे, तो कोई फायदा नहीं है फिर उस चीज़ का, ऐसी डाइट का कि जो आपको जाके बीमार कर दे। डाइट का मेन मकसद होता है कि हमें वो फुलर फील कराए, ये नहीं कि वो हमें बीमारियों की तरफ ले जाए। क्योंकि जब फिर बीमारी होती है फिर हम वो कफ लगा के बैठे होते हैं बीपी का पेशेंट्स, और फिर हम जी गोलियां भी खा रहे होते हैं, फिर हम डॉक्टर्स को भी कॉल कर रहे होते हैं। ये नहीं करते कि हम अपनी डाइट का ख्याल कर लें, और पहले उसको तो कंट्रोल करें। जी पहले उसको कंट्रोल कर लें। तो ये है हमारी जनरल रिकमेंडेशंस इसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। और तो इसमें अगर आपकी बात से मैं निकालूं तो जी ऐसे तमाम बच्चे जिनके पेरेंट्स का, खास तौर पे जो जी 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 आपके फादर वाली जी कैटेगरी है जी ना, जी वो उनको जी थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, उनका जी बीपी भी हाई जी रहता है, वो जी पारा हाई रहता है, जी तो भाई सारे सुन लो कि अगर आप उस चीज को जी ओवरकम करना चाहते हो तो किसी क्लिनिकल डाइटिशियन के पास पहले ही लेने जी हैं अबू को। कहीं इधर उधर लेके जाने से जी बेहतर है बिल्कुल बाद में जी दवाइयां उनको पूरी पूरी, हाँ वो जी कहते हैं पंड फकने से हाँ जी, वो बेहतर है कि फकने से आप बेहतर पहले है। ही क्लिनिकल जी डाइटिशियन से कंसल्ट करें। उससे दो फायदे होंगे, कि तो आपके वालिद साहब की जी तबीयत ठीक रहेगी, जी और इवन वालदा भी जी अगर जी हों तो, और दूसरी बात यह है कि उनका पारा भी ठंडा रहेगा और जी आप पे भी गुस्सा नहीं जी निकलेगा। बिल्कुल और दूसरी चाय की बात हो रही थी, जी तो जी जी मेरे एक अंकल हैं, तो वो जब भी आते हैं ना तो जी चीनी साथ पड़ी होती है, वो जी कहते हैं कितनी है जितनी भी है डाल दो। बहुत तो गलत बात है। जी अक्सर उनको बताया जाता जी है तो वो बड़ा मजाक में ले जाते हैं कि जी यार चाय में जी चीनी नहीं है तो, जी बल्कि चाय ऐस से मुझे एक शेर जी जी याद आ गया। वो हमारे एक टीचर थे उर्दू के, वो कहते थे दुनिया में जो चाय का तलबगार ना होगा, महशर में खुदा उसका मददगार ना होगा। अल्लाह माफ तो करे। ये देखे कि ना वो जी तो इस तरह के जो है ना वो जी कुछ फनी इंसिडेंट भी लाइफ में होते हैं, जी बंदे की बिल्कुल इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहता है। अच्छा, ये बीपी की बात हो रही जी थी, तो किस तरीके से, ये तो हमने सारा कुछ जी कर जी दिया जी कि ये इस तरह से हम उसको कंट्रोल कर जी सकते हैं। अगर उसका मोटापा भी है तो वो जी भी क्या इसी डाइट प्लान जी से वो हम। इसी चीज़ में आ जाता है। उसमें जो हम रिकमेंडेशंस, जो डाइट प्लान हम उनको देते हैं, उससे उनकी ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। जैसे अगर हाई कोलेस्ट्रॉल भी इस चीज़ में आता है, हाई कोलेस्ट्रॉल में भी आप चले जाते हो, या ब्लड प्रेशर की आपको बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो उसमें ये सारी बेसिकली हमारी डाइट ही है जो हमारे अंदर जाके हमारी वो सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमें वो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे अब हमारी यूथ है, यूथ हमारी जा रही है फास्ट फूड की तरफ। जी बिल्कुल। तो प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, सोडाज हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब आप देखें कि वेस्ट में ये कल्चर था, अब उनमें ये ज़्यादा अवेयरनेस है, वो बिल्कुल लोग हमसे ज़्यादा अवेयर हैं, वो लोग इन चीज़ों की तरफ वो अब नहीं दरअसल जा इस फेज से रहे। गुजर जी चुके वो हैं जिस गुजर फेज में चुके हम अभी हैं। जी स्टक अब हैं। हम इसमें स्टक हैं, और हमसे वो चीज़ें होती भी नहीं है। हम इतने आदी हो चुके हुए हैं उन चीज़ों के। जी हमें रोटी की बजाय हमारा मूड नहीं होता, जी हमें तो बर्गर मंगवाना है, हमें पिज्जा तो खाना है पिज्ज़ा हमने। खाना है। तो ये सारी चीज़ें, अब पिज्ज़ा जो है वो टोटली, आप जो उसकी डो है उसको आप देखें, वो टोटली एक अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से मैटर कर रही होती हैं। बेशक सिर्फ पेरेंट्स नहीं, यूथ के लिए भी ये चीज़ है कि यूथ को भी अपना ख्याल अभी से रखना चाहिए। अब आप देखें कि ज़्यादा मैक्सिमम जो औरतें हैं इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, पीसीओज उनको है, जो है हमल उनको नहीं होता, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमें अपनी डाइट को जब हम सबसे पहले बेहतर करेंगे तो हमारी हर चीज़ बेहतर होती चली जाएगी। अच्छा, ये तो बात होगी ना उन तमाम जी लोगों के लिए जो मरीज हैं, जी ओबेसिटी, हाई जी जी बीपी, डायबिटीज। जी अच्छा, जो ऐसे, जी क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ज्यादा यंग जी यंग लोग हैं, जी और जी ये प्रोग्राम भी ज्यादातर जो फोकस चीजों पे होता है वो जी हमारी यूथ पे होता है, जी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इन बीमारियों से आजाद हैं, जी और अल्लाह सबको सेहत दे। जी अब बिल्कुल हम सबसे एंड में बात करेंगे एक जनरल प्लान पे। जी एक बच्चा है जी जी 20 साल का, 25 साल का, जी रमजान का महीना है, जी रोजे रख रहा है, जी उसको कौन सी डाइट को फॉलो करना चाहिए, वो जी किस तरीके से अपनी, उसको कोई बीमारी जी नहीं है लेकिन ठीक है। जाहिर है आपने ओवर जी जी पहले ही चीजों जी को जी जी स्मूथ करना है, तो उसके लिए क्या आप रिकमेंडेशन हैं आपकी जी तरफ से। ठीक है।
पहली बात ये है कि सिर्फ यूथ के लिए नहीं, जो डाइट प्लान में बता रही हूँ कोई भी फॉलो कर सकता जी है, वो किसी तो भी एज का बिल्कुल। पर्सन, ठीक है। उसमें आप ये है कि जो सहरी का टाइम है उसमें आप आधा घंटा पहले, अगर आप जैसे तहज्जुद के लिए इंसान उठ रहा होता है, तो उस टाइम पे आप ये करें कि एक ग्लास ऑफ वाटर लें, उसमें 1 टेबल स्पून चिया सीड्स होते हैं या बेसिल सीड्स होते हैं, जी उनको ऐड करके 5 से 6 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद 5-6 मिनट गुजरने के बाद उसको आप पी लें, और साथ उसके आप 1 या 2 खजूर, जैसे हमारे नबी पाक की भी सुन्नत थी, तो आप वो 2 खजूरें ले लें या 1 खजूर ले लें अगर आपको खजूर पसंद नहीं है। अगर आप खजूर नहीं लेना चाहते तो कोई भी एक जो सीजनल फ्रूट होता है, जैसे सेब हो गया या केला हो गया, बनाना वगैरह, तो इस तरह से ये चीज़ आप खा लें। जब आधा घंटा गुजर जाए उस चीज़ को, जब आप सहरी की तरफ जाएं, तो आप हेल्दी ऑप्शंस इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आप वो जो बलों वाले पराठे की बजाय आप एक सिंपल सी थोड़े ऑयल वाली रोटी, और साथ उसके जो आप सालन ले रहे हैं उसकी तरी वगैरह अलग कर लें, उसका एक पोर्शन बना लें, वो खा लें। अगर आप सालन नहीं खाना चाह रहे, आप अंडे की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप एक अच्छा सा वेजिटेबल ऑमलेट बना के खा लें। फिर भी अगर आपका रोटी का भी मूड नहीं है तो आप एक आध अंडा बॉईल करके साथ एक ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर लें। तो ये सहरी के ऑप्शंस इस तरह से हो जाते हैं। हाँ, अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनको शेक्स वगैरह पसंद होते हैं, स्मूदीज पसंद होती हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि वो 3 से 4 बादाम, 3 से 4 काजू और वॉलनट्स वगैरह, इनको ग्राइंड करके दूध वगैरह में डाल के हल्की सी दही वगैरह फेंट के, तो उसमें डाल के उसको वो कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, सहरी के टाइम पे आपके लिए दही ज़रूरी है। दही इसलिए कि ज़रूरी है कि उसमें आपके प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स हैं, ठीक है। आप एक छोटा सा बाउल लाजमी, बेशक आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपने छोटा सा बाउल दही का रखना है और वो आपने कंज्यूम करना है। वो क्या करेगा कि आपकी पूरा दिन प्यास भी कंट्रोल रहेगी और भूख भी उससे कंट्रोल होती है काफ़ी हद तक। उसके बाद दोपहर में बाकी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप करें। फिर जब आप इफ्तार के ऑप्शन की तरफ जाते हैं, हमारे पास जी लगा होता है समोसे जी पकोड़े। समोसे पकोड़े, वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो उसमें चले ये है कि आप ये कर सकते हैं मॉडरेशन। बेसिकली जो आज की मेरी बात है, जो एक की फैक्टर है, वो ये है कि मॉडरेशन की तरफ जाएं। ये नहीं कि आप प्लेटें भर भर के फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, फिर जब आप उठते हैं आपसे उठा नहीं जाता, आपसे नमाज के लिए भी नहीं उठा जाता। तो इसका ये हल है कि आप जब इफ्तार का टाइम हो, एक सादा ग्लास पानी का पिएं और उसके साथ आप एक खजूर खाएं। उसके बाद आप नमाज के लिए चले जाएं। वो आपका एक स्टमक को टाइम भी मिल जाएगा, और आप, क्योंकि जब हमारे सामने वो मशरूबात पड़े होते हैं, सोडाज वगैरह, जामे, शीरीन, टैंग, उनमें ऑलरेडी शुगर भी एडिड होती है। फिर हम वो सारी चीज़ें जब डालते हैं, हमारा स्टमक ऑलरेडी पूरा दिन का बेचारा खाली होता है, जब वो पानी से फिल हो जाता है, फिर किसी चीज़ की फिर हमें वो रहती नहीं है, फिर हम फिर ऊपर ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरह से होता है। फिर नमाज के बाद आप ये करें कि आपके पास अगर फ्रूट चाट या चना चाट है, उसका एक पोर्शन ले लें, और साथ कोई ना कोई, आप जैसे अगर आपका दिल है कोई फ्राइड आइटम खाने का, तो एक टाइम पे एक फ्राइड आइटम आप देखें। अगर आप दिन में एक रोल खा रहे हैं इफ्तार के टाइम, एट द एंड 30 दिन के बाद आपके वो कितने बन रहे हैं? बिल्कुल 30 रोल्स बन रहे हैं। अगर आप पकोड़े खाना चाहते हैं तो इस तरह से करें कि 2 या 3 पकोड़े। मॉडरेशन इज द की बेसिकली। खा लें, लेकिन खा ये है लें, कि थोड़े लेकिन से। जी अब उस अमाउंट में खाएं कि वो आपको आगे जाके बीमारी की तरफ ना लेके जाए। और उसके तो बाद फिर आपने जी जैसे उस, अब जी देखें बेशक अगर आप 2 से 3 खा रहे जी हैं, उसके बाद आप वॉक करें या तरावियां जी पढ़ने बना जाता जी है, जी तो उसमें आपकी वो हाँ जी कंज्यूम हो जाती जी, है। वो मैं वही कह रही हूँ कि एक फ्राइड आइटम दिन में, एक सिर्फ एक फ्राइड आइटम, अगर रोल भी हैं, समोसे भी हैं, पकौड़े भी हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है उस दिन आपने सिर्फ एक खाना है। और उसके किसी को अगले मेरे दिन जैसे हो जिसको सारी चीजें पसंद हो, तो फिर आप हर चीज बिल्कुल थोड़ी 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 खाएं। थोड़ी थोड़ी, अगर रोल है, समोसा भी खाना है, रोल भी खाना है, पकोड़े भी खाने हैं, तो रोल का आप 4th पार्ट लें, ठीक सही। है। उसको हाफ करें, हाफ करके भी उसका 4th पार्ट ले लें। पकोड़े आप 2 खा लें, समोसा आप हाफ खा लें। इस तरह से कंज्यूम करें कि वो आपको अंदर जाके उस तरह के मसाइल ना पैदा करें। अब ये देखें कि रोजे के बाद अक्सर लोगों का स्टमक के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं कि कैसे? हमारा जलन हो रही है, हमें पेन है, उठा नहीं जा रहा, पेट दर्द कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम पे ही डिपेंड कर रही होती हैं, और वो हम खुद ही अपने आप पे कर रहे होते हैं, सारी ये जुल्म वगैरह जो होते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक तो चीज ऐड करता चलूं जो जी मैंने प्रीवियस प्रैक्टिस भी किया। जी अगर आप थोड़ा सा पानी गर्म जी करके पी जी लें, जी जी मतलब अब ठंडा पानी पीने जी से पहले, जी जैसे आपने अफ्तारी करनी है, आप ओवन कर लें या जी वैसे चूल्हे पे आप जी थोड़ा जी सा स्लाइटली उसको नीम गर्म करके हम्म पहले एक गिलास वो पी लें। जी उसके बाद अगर आप 1 से 2 गिलास जामे शीरी टैंग जी पी लेते हैं, जी तो जी मेरा ये पर्सनल जी एक्सपीरियंस जी है जी कि वो आपका बड़ा एक जी इजी वे में चीजें नहीं, चली मैं जाती हैं। आपको बताती हूँ। इसका ये है कि आपको, मेरा जो बेसिकली जो मकसद होता है डाइट प्लान्स का या पेशेंट्स के लिए जो मैं कंसल्ट करती हूँ, वो मेरा ये होता है कि मैं आपको रोक किसी चीज़ से नहीं रही। मैं भी आपको उसकी तरफ लेके जा रही थी कि आपने वो खा लिया सारा कुछ, उसके बाद आप एक गिलास लेमनेड का ले लें, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, जो पूरे दिन की सॉल्ट की कमी है आपकी बॉडी के अंदर, शुगर की कमी है, वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप हाफ आवर का ब्रेक ले लें, इशा का टाइम है, इशा पढ़ के, तरावी पढ़ के, फिर आप रोटी भी खा लें, बेशक सोडा है, जो भी चीज़ है, जामे शीरी है, टैंग है, उसका एक गिलास आप ले लें, 2 ले लें। वो फिर उस टाइम पे आपकी टाइमिंग भी मैटर करती है। ये इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, इनको हमने टाइमिंग भी देखनी है, हमने मॉडरेशन भी देखनी है, हम किस टाइम पे क्या चीज़ ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, ये चीज़ें मैटर करती हैं हमारी हेल्थ के लिए।
तो ये चीज़ें रोकती मैं किसी को कोई चीज़ नहीं हूँ, क्योंकि डाइटिशियंस होते हैं कहते हैं कि नहीं जी आपने ये भी नहीं खाना, डायबिटीज़ का पेशेंट है मीठा नहीं खाना, भाई कैसे नहीं खाएगा, उसका गुजारा नहीं होगा, वो बेचारा फिर वो क्रेव करेगा, बल्कि ऐसे वो ही फिर है, डबल अमाउंट में कर लेगा। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इस तरह से है कि आप बेसिकली मैं जो शुरू से बात कर रही हूँ कि मॉडरेशन इज़ द की, मॉडरेशन होनी चाहिए। ठीक है, मॉडरेशन इज़ द की, हर चीज़ में आप मॉडरेट रहें, एतदाल जो हमारा इस्लाम भी उसका हुक्म देता है कि एतदाल में हर चीज़ आप लें, उसमें ना आपको कोई बीमारी होगी और ना कोई फिर आपको इस तरह से इश्यूज होंगे। ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो सबसे जो की फैक्टर था वो यही बात थी कि मॉडरेशन, जी खुराक है, आपके डेली जितने भी मामलात हैं हर चीज़ में एतदाल पसंदी जी, हो तो आपकी जो लाइफ है वो इजी हो मोटापा क्या, जाएगी। जी बाकी जितनी भी जी आपकी जहनी टेंशन्स हैं या जो जी भी आपके लाइफ में डिफरेंट मैटर्स चल रहे होते हैं जी उन सबको आप बेहतर तरीके से लेके चल जी सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम और ख़ास तौर पे रमज़ान के जी तवस्सुत से आप लोगों के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जी मैडम रिजा की बातें सुनने के बाद इसको मैं भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा जी और मुझे उम्मीद है कि जो भी ऑडियंस हमें देख रही है वो भी इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए, अपनी सेहत के लिए। देखते रहिए मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस, एक नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।